वो ना चीख सकता था ना ही बोल सकता था। अभी अभी तो वो इस दुनिया में आया ही था, लेकिन धरती के भगवान उसकी जान के पीछे पड़ गए और उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन पांव हिलाकर उसने संकेत दिया कि देखिए, मैं जिंदा हूं। ये रो नहीं रहा है, बल्कि अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। मैक्स अस्पताल को अपना मुंह आईने में देखने को कह रहा है। मैक्स की बदतर और सड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने की ताकीद कर रहा है, ताकि फिर वो किसी जिंदा मासूम को मरा ना कह दे, क्योंकि मैक्स अस्पताल ने तो इसे मार ही डाला था। जरूर साथ रखा इन्होंने दोनों को डेड घोषित कर दिया। कितनी देर रखा? 4-5 घंटे रखा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये करतूत दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के इसी मैक्स अस्पताल की है, जहां गुरुवार को एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त बच्चों की उम्र 23 सप्ताह की थी। पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए 50,000 रुपया प्रतिदिन का खर्च बताया था। मैक्स हॉस्पिटल वालों ने हमें ये बोला कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट एक दिन का 50,000 रुपये लगेगा। तो हमने बोला हम मिडिल क्लास से हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने ये बताया हमें कि बच्चे दोनों डेड हो चुके हैं। मैक्स अस्पताल प्रशासन ने जुड़वा बच्चों में से पहले गर्ल चाइल्ड को मरा बताया, फिर बॉय चाइल्ड को मृत घोषित कर दिया और दोनों ही बच्चों को एक ही प्लास्टिक में पैक कर दिया। आप देख सकते हैं, यही वो प्लास्टिक का थैला है जिसमें इस बच्चे को पैक किया गया था। बच्चे की नानी का आरोप है कि बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि मैक्स ने ही बच्ची को ही मारा। अब 2 बेबी हुए थे, वे जिंदा ही थे। मेरे बेबी मरे हुए नहीं थे, वे जिंदा थे। इन्होंने घोट के इस तरीके से पैकिंग करी है जो बच्चा सांस भी नहीं ले सकता। इससे हमारे बच्चे जब हिले हैं ना, हमने बहुत बुरी जल्दी पैकिंग खोलने की कोशिश करी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में मैक्स का नाम शुमार है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के बड़े प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हों। प्री मैच्योर इस मासूम को दवा की जरूरत थी, लेकिन मरा घोषित होने के बाद ये करीब 5 घंटों तक प्लास्टिक में पैक रहा। इसलिए इस बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्चे के परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो वो सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट ना करके उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और यहाँ पे भी डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चे की हालत नाजुक बनी है। मेरे को इंसाफ चाहिए इन्हों से, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे जिस तरीके से इन्होंने पैक करके दिए हैं। भारत पाक बाघा बॉर्डर से रन फॉर भारत के वीर की शुरुआत की गई है। बाघा बॉर्डर से धावक समीर सिंह इसकी शुरुआत की है। इसका मकसद लोगों में आर्म्ड फोर्सेस को लेकर उत्साह बढ़ाना है। समीर सिंह के साथ आर्मी के अन्य जवान भी इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। ये मैराथन देश की सभी सीमाओं से होते हुए 1 अप्रैल 2018 को बाघा बॉर्डर पर ही पूरी होगी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के मौके पर देश भर में कई जगहों पर जागरूकता रैली निकाली गई और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तस्वीरें विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और अगरतला की हैं। इन रैलियों में बड़ी संख्या में स्कूली कॉलेज के छात्रों के अलावा लोगों ने भी हिस्सा लिया। निकाय चुनाव ने एक बार फिर ये साबित किया है कि यूपी में बीजेपी का जादू बरकरार है। पार्टी ने यहां सभी विरोधियों को धूल चटा दी और इस बड़ी जीत के नायक बनकर खुद उभरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीत बड़ी होगी तो जश्न भी बड़ा होगा। यूपी निकाय चुनाव में विरोधियों को धूल चटाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। यूपी में इस बड़ी जीत के नायक बनकर उभरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को जीत का नायक क्यों कहा जा रहा है, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले जीत के नायक को सुनिए, जिन्होंने इस बड़ी जीत पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग
गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। साफ है, यूपी निकाय चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए आईना है। इस बड़ी जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यूपी की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है, विकास की इस देश में फिर एक बार जीत हुई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भव्य जीत के लिए प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। ये जीत हमें जन कल्याण की दिशा में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में मेयर की 16 सीटों में से बीजेपी ने 14 पर कब्जा जमाया है। आगरा से बीजेपी के नवीन कुमार जैन ने मेयर का चुनाव जीता है। कानपुर नगर से बीजेपी की प्रमिला पांडे ने मेयर का चुनाव जीता है। झांसी से बीजेपी के रामतीर्थ सिंघल ने मेयर का चुनाव जीता है। वाराणसी से बीजेपी की मृदुला जायसवाल ने मेयर का चुनाव जीता है। इलाहाबाद से बीजेपी की अभिलाषा गुप्ता ने मेयर का चुनाव जीता है। गोरखपुर से बीजेपी के सीताराम जायसवाल ने मेयर का चुनाव जीता है। लखनऊ से बीजेपी की संयुक्ता भाटिया, मथुरा से बीजेपी के मुकेश ने मेयर का चुनाव जीता है। फिरोजाबाद से बीजेपी की नूतन राठौर, गाजियाबाद से बीजेपी की आशा शर्मा, सहारनपुर से बीजेपी के संजीव वालिया, बरेली से बीजेपी के उमेश गौतम, मुरादाबाद से बीजेपी के विनोद अग्रवाल ने मेयर का चुनाव जीता है। जबकि अयोध्या में बीजेपी के ऋषिकेश जायसवाल ने मेयर का चुनाव जीता है। जबकि निकाय चुनाव में पहली बार सिंबल के साथ चुनाव लड़ने वाली बीएसपी ने मेयर की 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। मेरठ से बीएसपी की सुनीता वर्मा मेयर का चुनाव जीती हैं, जबकि अलीगढ़ से बीएसपी के मोहम्मद फुरकान मेयर का चुनाव जीते हैं। एसपी और कांग्रेस मेयर की सभी सीटों पर चुनाव हार गई है। मेयर पद के चुनाव के अलावा बीजेपी नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी बीएसपी, एसपी और कांग्रेस से काफी आगे है। अब जान लीजिए यूपी निकाय चुनाव का सीएम योगी को नायक क्यों कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए पहली अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। यही वजह है कि सीएम योगी ने निकाय चुनाव को चैलेंज के तौर पर लिया और 16 जिले में 40 से ज्यादा रैलियां की। एक दिन में सीएम योगी ने 4 रैलियों को भी संबोधित किया था और उसके नतीजे आज सबके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूपी निकाय चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोल लिया है और पार्टी को 12 जिलों में 32 वार्डों में सफलता हासिल हुई है। जबकि गाजियाबाद के डासना में पार्टी ने चेयरमैन पद पर कब्जा किया है। पार्टी ने कुल 78 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसमें फिरोजाबाद में 11, आजमगढ़ में 3, संभल में 2, अमरोहा में 2, मेरठ में 2, कानपुर में 2, इलाहाबाद में 1, बिजनौर में 3, बागपत में 4, सीतापुर में 1, बांदा में भी 1 पर कब्जा किया है। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। यूपी निकाय चुनाव की काउंटिंग के दौरान देवरिया में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। यहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों पर भी लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता महिला पुलिस कर्मियों पर कमेंट कर रहे थे और आगे की जांच अभी जारी है, लेकिन कमेंट को वजह बताकर बर्बर लाठीचार्ज यहां किसी के गले से नहीं उतर रहा है। इस लाठीचार्ज में कई पत्रकारों को गंभीर चोटें भी आई हैं। से ये पता चला है कि कुछ एजेंट्स के द्वारा बदमाशी की गई और महिला पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की गई, तो उसी के रिटेलिएशन में कुछ एक्शन लिया गया है। अभी इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर एजेंट्स हो, उन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या राहुल गांधी गैर हिंदू समुदाय से हैं? क्या पीएम मोदी सच्चे हिंदू नहीं है? क्या अमित शाह हिंदू है ही नहीं? गुजरात महासमर में अब इन्हीं मुद्दों पर महासंग्राम छिड़ा है और हिंदूवार पर अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। गांधी परिवार है और जहां तक राहुल गांधी है, उनके लिए धर्म सुविधा का विषय है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय, उनके लिए धर्म सुविधा का विषय। आप तो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं,
आपने तो हिंदुत्व को अपनाया है, जिसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो असली हिंदू है ही नहीं। यहाँ जो अमित शाह अपने आप को जो हिंदू कहते हैं वो तो जैनी है, तो पहले तय करें कि वो जैनी है या हिंदू है, क्योंकि जैन धर्म तो अलग है ना भाई। गुजरात के सियासी समर में धर्म युद्ध छिड़ गया है। जाति को लेकर जोरदार बहस चल रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के धर्म को लेकर शुरू हुई सियासत अब पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार पलटवार कर रही है। गुरुवार को कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर सवालों की झड़ी लगाई, तो फिर शुक्रवार को राज बब्बर ने धर्म विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री जी रोज के रोज कितनी बार मंदिरों में जाते हैं? सुबह उठ के क्या मंदिर जाते हैं? बदकिस्मती है कि आज हिंदू होने का सर्टिफिकेट जो है वो बीजेपी इन्हें अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। सुना आपने? चलिए अब आपको बताते हैं कि विकास मॉडल से शुरू हुआ गुजरात का महासमर कैसे धर्म युद्ध में तब्दील हो गया। राहुल गांधी सोमनाथ के दर पर क्या गए? गुजरात का सियासी समर धर्म युद्ध में तब्दील हो गया। बीजेपी ने राहुल के धर्म पर सवाल उठाए, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के विजिटर रजिस्टर पर राहुल का नाम गैर हिंदू वाले कॉलम में लिखा गया। बस फिर क्या था, बीजेपी इसको लेकर सवाल दागने लगी, क्योंकि तब तक राहुल गांधी गुजरात के 18 मंदिरों में मत्था टेक चुके थे। इसलिए बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन कांग्रेस ने भी राहुल को जनेऊधारी बताने में वक्त नहीं लगाया और अब तो रुद्राक्ष के जरिए उन्हें शिव भक्त साबित करने पर तुल गई है। इंदिरा जी की जब आप रुद्राक्ष देखते थे कि नहीं देखते थे? इतना मोटा मोटा रुद्राक्ष होता था। रुद्राक्ष वही पहनता है जो शिव का आराधना करता है। मिशन गुजरात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है। बीजेपी यहां जीतकर पीएम मोदी के विकास मॉडल को सही ठहराना चाहती है, वहीं जीत के साथ कांग्रेस अपनी पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाना चाहती है, ताकि मिशन 2019 में वो राहुल को पीएम मोदी के मुकाबले खड़ा कर सके। इसीलिए जीत के लिए दोनों ही तरफ से हर दांव चले जा रहे हैं, चाहे वो धर्म के हैं या फिर कर्म के। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और एचटीएल समिट में मुकेश अंबानी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुनील मित्तल मेरे अच्छे दोस्त हैं। सुकुमार के सवाल के जवाब में मुकेश अंबानी ने साफ किया है कि बिजनेस में फायदा नुकसान होना आम बात है और ऐसे रिस्क बिजनेसमैन उठाते रहते हैं। Sunil is a good friend of mine, is not a rival. Right? A business rival. I don't think of businesses in terms of... the second piece is, I think that again, what he said and what I think you are interpreting is different. But just to make my point of view clear, I think that for all of us within industry, right, profits and losses are risks that we take. And I don't think that we can rely on regulators or governments to guarantee our profits or losses. To me, what is most important is, do we really move the country forward? And does the consumer gain? And I think that the question as a journalist that you should be thinking about is that even if there are profits and losses, who gains and who loses? And as long as the consumer gains and the country moves forward, it's worth taking those losses, right? Some of us are big boys, we can afford that. और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की। हिंदुस्तान लीडरशिप में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी के पास देश को आगे ले जाने का विजन है। And I think that he is I think I think that he has a vision for the country that he is implementing and is in many ways modernizing certain elements of the bureaucracy that I think are very important. 6 मिनट में 36 खबरों पर।
यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 16 में से 14 नगर निगम में मेयर की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यूपी निकाय चुनावों में मेरठ और अलीगढ़ की मेयर सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज कर अपनी लाज बचाई। एसपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी खाता नहीं खुल पाया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने योगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मोदी ने कहा कि देश में एक बार फिर से विकास विजयी हुआ है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों को दिया। योगी ने कहा कि पार्टी के विकास का एजेंडा लोगों तक पहुंचा है, तभी ये जीत हासिल हुई है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले अमित शाह जैन धर्म से हैं। राहुल गांधी का पूरा परिवार शिव भक्त है। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, जो शिव भक्ति की निशानी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। ईरानी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब गाय को मारा, उस वक्त राहुल गांधी के अंदर का हिंदुत्व क्यों नहीं बोला। राहुल को गुजरात चुनाव हिंदुत्व की बजाय विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। गुजरात के खेड़ा में एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। आज राजनाथ लिंबायत में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के सूरत में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कारोबारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इंडिया टूर पर आए पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इन दोनों के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। एचटी लीडरशिप समिट में बराक ओबामा ने कहा कि हमें बांटने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना है। भारत और अमेरिका में बहुत कुछ समानता है। डेमोक्रेसी और कल्चर इसका उदाहरण है। एचटी लीडरशिप समिट में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी पीडीपी आज अपने अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। जम्मू में चुनाव के जरिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय की पुस्तक का विमोचन आज पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस पुस्तक का नाम समय का लेख और इसमें साल 1991 से 1992 के आर्थिक आलेखों का संकलन किया गया है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आज आईआरटीसी केस में ईडी से पूछताछ होगी और पटना स्थित ईडी दफ्तर में राबड़ी से ये पूछताछ ईडी करेगी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की जुबान फिसल गई। राबड़ी ने अपनी ही पार्टी आरजेडी को गुंडों और मवालियों की पार्टी कह डाला। राबड़ी देवी ने नीतीश पर भी हमला बोला है और कहा कि घोटाले की माला पहनकर सरकार चल रही है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। वे आज सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करेंगे। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों संयुक्त संघर्ष समिति आज इसके लिए बैठक करने वाली है। यूपी के लखनऊ में मुन्ना बजरंगी के करीबी तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोमती नगर में तारिक को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया गया। पुष्पजीत की हत्या के बाद मुन्ना बजरंगी का काम तारिक संभाल रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन्वेस्टर मीट की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। इस समिट का आयोजन फरवरी में होना है। यूपी सरकार की योजना इस समिट को बड़े स्तर पर करने की है। राजस्थान के उदयपुर में आज से राजस्थान डिजिटल फेस्ट 2017 का आगाज होगा, जिसमें देश भर से आईटी एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। सीएम वसुंधरा राजे भी इस फेस्ट में शिरकत करेंगी। राजस्थान में डॉक्टर्स के विरोध में सरकार सख्त हो गई है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने सेवारत डॉक्टर्स को बिना सूचना अवकाश और कार्य बहिष्कार करने पर सैलरी काटने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शिक्षाकर्मी संविलियन रैली करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद हड़ताली शिक्षकों ने आज रैली के आयोजन का फैसला किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खजुराहो जाने वाले हैं। शिवराज सिंह यहां राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे जबलपुर में नेशनल टैक्स कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। इस कन्वेंशन की थीम टैक्स प्रैक्टिस विजन 2022 है। भोपाल गैस कांड को 33 साल पूरा होने को है। साल 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड से 40 टन जहरीली गैस लीक हुई, जिसके 20,000 से ज्यादा लोग शिकार हुए, 3,000 से ज्यादा जाने गए। 33 साल बाद भी पीड़ितों को इस मामले में इंसाफ का इंतजार है। चक्रवाती तूफान ओखी के कहर से तमिलनाडु में 4 लोगों की मौत होगी, जबकि 22 मछुआरे लापता हो गए हैं। ओखी तूफान से तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्च बिशप थॉमस मैकॉन के समर्थन में लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। थॉमस ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी ताकतों से बचाने के लिए ईसाई समुदाय को पत्र लिखा था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास स्थित कांग्रेस ऑफिस में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। एमएनएस ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के धुले में फ्लाइंग क्लब के एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन और ब्रिटिश आर्मी के बीच युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। ये युद्धाभ्यास 14 दिनों तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक ग्राउंड वर्कर को पकड़ा है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से बड़ी ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंक को दुनिया के लिए खतरा बताया। सुषमा ने कहा कि भारत आतंक के सभी रूपों की निंदा करता है। पाकिस्तान के पेशावर में तालिबानी आतंकी हमले में 9 छात्रों की मौत हो गई। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुए इस हमले में 37 छात्र जख्मी हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में इन तीनों आतंकियों को मार गिराया है। लंदन में एक छात्रा को अपहरण और यौन शोषण से बचाने वाले सिख ड्राइवर सतबीर अरोड़ा ब्रिटिश लोगों के हीरो बन गए हैं। छात्रों को बचाने के लिए सतबीर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज आखिरी दिन है। आज से दिल्ली में ये मैच खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही मेजबान टीम सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया की नजर लगातार सबसे ज्यादा जीत के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी पर भी रहेगी। दिल्ली के ओखला में फोर्थ पेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। आयोजन आज किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद है। इस फेस्टिवल में 3,000 से ज्यादा पालतू जानवर हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल का आयोजन फेड इंडिया की ओर से किया गया है।